1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। हम सभी जानते हैं कि इस इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारत की जीत हुई थी और ये भी जानते हैं कि उस वॉर में किस तरह भारत की तीनों फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने बारी बारी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और उनको घुटनों पर ला दिया था, जिसका ही नतीजा था कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम उन इंडियन सोल्जर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस युद्ध को लड़ा और भारत की जीत में एक अहम रोल अदा किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी इंडियन रॉ के बारे में कि किस तरह इंडियन रॉ ने 1971 के वॉर में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। किस तरह पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने भारत की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम 1971 के वॉर में इंडियन रॉ की भूमिका को जानें, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर 1971 का वॉर हुआ क्यों था और इसमें भारत की एंट्री कैसे हुई थी। तो आइए ज़रा इसको शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1971 का वॉर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उनके बीच सालों से रह रहे कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा था। कहा जाता है कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने आगे चलकर एक वॉर का रूप ले लिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजन्स थे जिन्होंने इस 1971 के वॉर को जन्म दिया। जो सबसे पहला कारण था वो था इन दोनों के बीच लैंग्वेज इशू। रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम पाकिस्तान में 55% लोग बांग्ला बोलते थे और सिर्फ 10% ही उर्दू। इसलिए जब उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाने की घोषणा की गई तब इसके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया और आगे चलकर भी एक बड़ा इशू बना रहा। दूसरा कारण था इन दोनों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंसेस का होना। ऐसा कहा जाता है कि नेशनल बजट का मैक्सिमम हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च किया जाता था, जबकि मैक्सिमम रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से जनरेट हो रहा था। तीसरा कारण था गवर्नमेंट के हर सेक्टर में वेस्ट पाकिस्तान का वर्चस्व होना, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर मैक्सिमम वेस्ट पाकिस्तान के ही लोग थे। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट ना होने देना, ये भी एक बड़ा कारण था इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट का। इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा मैक्सिमम जॉब्स अपॉर्चुनिटी वेस्ट पाकिस्तान में मुहैया कराना, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट का वहाँ ज़्यादा होना और ईस्ट पाकिस्तान में जॉब्स का न के बराबर होना। तो ये कुछ बातें थी जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण थी। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ावा देती है ईस्ट पाकिस्तान के आवामी लीग पार्टी के लीडर मुजीबुर रहमान द्वारा चलाए गए 6 पॉइंट मूवमेंट। दरअसल मुजीबुर रहमान ने उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान से हो रहे भेदभाव और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए और ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसे 6 पॉइंट मूवमेंट कहा गया। उन्होंने इस मूवमेंट के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने 6 ऐसी डिमांड्स रखी जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। दरअसल उनकी मांगें कुछ इस प्रकार थी, जैसे ईस्ट पाकिस्तान को फेडरेशन स्टेट बनाया जाए, ईस्ट पाकिस्तान को और ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो खुद अपने फैसले ले सके। इसके अलावा दोनों ही जगहों की अलग अलग करेंसीज हो, ईस्ट पाकिस्तान का एक अलग मिलिट्री फोर्स हो, साथ ही नेवी का हेडक्वार्टर ईस्ट पाकिस्तान में हो। तो ये उनके कुछ पॉइंट्स थे। ये सभी डिमांड्स एक नए देश के बनाए जाने की तरफ इशारा कर रही थी। और जब ये 6 पॉइंट मूवमेंट वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने पहुंचता है तब इन सभी डिमांड्स को वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाता है और उनका कहना होता है कि इस तरह के डिमांड्स को उठाना मतलब देश को बांटने जैसा हुआ। इसलिए वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट द्वारा 19 जून 1968 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथ 34 और सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बारे में पता चलता है तब ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बंगालीज लोग वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट सड़कों पर उतर आते हैं और उनके द्वारा भारी प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसका असर होता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा 22 फरवरी 1969 को मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है और उन पर लगे सेडिशन के केस को वापस ले लिया जाता है। लेकिन इस टाइम तक वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट को भारी प्रोटेस्ट, लेबर स्ट्राइक्स जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके दबाव में पाकिस्तानी जनरल अयूब खान रिजाइन कर देता है और अपने सक्सेसर याहिया खान को अपॉइंट करता है। 1970 में याहिया खान पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन करवाता है जिसमें मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग चुनाव जीत जाती है और जीतने के बाद उनके द्वारा पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। लेकिन 1 मार्च 1971 को याहिया खान द्वारा चुनाव को रद्द कर दिया जाता है,
जिसके कारण एक बार फिर ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों द्वारा भारी प्रोटेस्ट किया जाता है और इस बार उनके द्वारा आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा चुके थे और उनके द्वारा किया जा रहा प्रोटेस्ट एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका था। तो कुछ इस तरह 1971 के वॉर की नींव पड़ी। 3 मार्च 1971 को रॉ के द्वारा एक पाकिस्तानी जनरल के कॉल को टैप किया जाता है, जिसे रॉ के हेड आर.एन. काव और शंकरन नायर सुन रहे थे। इस कॉल में पाकिस्तानी जनरल अपने एक ढाका के एजेंट से बात कर रहा था और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने की प्लानिंग कर रही थी। दरअसल उस टाइम तक भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था और ये सब रॉ के हेड आर.एन. काव और उनके साथी शंकरन नायर के दिन रात के मेहनत का ही नतीजा था कि भारत पाकिस्तान से हो रहे उस टाइम हर कॉल को सुन पा रहा था। ठीक उसी समय रॉ ने पाकिस्तान के इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल में हो रहे कुछ मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया। तभी उन कॉल्स के द्वारा उन्हें पता चलता है कि वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा इलेक्शन का रद्द किया जाना महज एक दिखावा था, समय जुटाने का स्टंट था। उस टाइम इंडियन इंटेलिजेंस को जितने भी इन्फॉर्मेशन मिल रहे थे उन सभी इन्फॉर्मेशन से एक ही बात निकल कर आ रही थी कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और इस बात की तब पुष्टि हो जाती है जब पाकिस्तान से काव साहब को एक खबर मिलती है। दरअसल एक रॉ एजेंट द्वारा काव साहब को ये खबर मिलती है कि वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट आवामी लीग के लीडर मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है और इतना ही नहीं, अपने कुछ आर्मी और टैंक्स को भी ईस्ट पाकिस्तान में भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये खबर जैसे ही काव साहब तक पहुंचती है वो ईस्ट पाकिस्तान जाने की सोचते हैं और वहां जाकर वो मुजीबुर रहमान से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उनकी जान को बहुत खतरा है, उन्हें कभी भी पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, इसलिए उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो जाएं। लेकिन मुजीबुर रहमान ने कहा कि उन्हें पता है कि उनकी जान को बहुत खतरा है और किसी भी वक्त उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आर.एन. काव अपने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिलते हैं। दरअसल काव साहब चाहते थे कि भारत तुरंत ही ईस्ट पाकिस्तान में कोई एक्शन ले और जब इंदिरा गांधी ने ये बात सैम मानेकशॉ से पूछी तो सैम मानेकशॉ ने इसके लिए 6 महीनों का समय मांगा। उधर ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन इंटेलिजेंस को जैसा अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले तो आवामी लीग पार्टी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया जाता है और ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है। इसके तहत वेस्ट पाकिस्तान आर्मी द्वारा ढाका शहर पर हमला कर दिया जाता है और 25 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा उस टाइम ये ऑर्डर पास किए गए थे कि जो भी ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, स्कॉलर्स, लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरत पड़ने पर ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे आंदोलन को लीड कर सकता हो, उन सभी को चुन चुन कर मारो। और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने ऐसा ही किया। माना जाता है कि ऑपरेशन सर्च लाइट द्वारा महज एक हफ्ते में हजारों बंगालीज को मारा जाता है। बड़ी ही बेरहमी से वहाँ हो रहे आंदोलन को दबाया जाता है, उन्हें कुचला जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के कई लीडर्स अपनी जान बचाने के लिए भारत आकर रहने लगे। हजारों बंगालीज बॉर्डर क्रॉस करके भारत आने लगे। आलम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में बॉर्डर क्रॉस करके भारत आने वाले रिफ्यूजीज की संख्या लाखों में पहुँच जाती है और हर दिन ये तादाद बढ़ती ही जा रही थी और इतने सारे लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना काफ़ी मुश्किलों से भरा था। पर उस टाइम भारत के और कई बाहर के एजेंसीज ने इस मुश्किल समय में भारत की मदद की। उधर ईस्ट पाकिस्तान से भाग कर आए लीडर्स भी लगातार भारत से ईस्ट पाकिस्तान में कोई एक्शन लेने की मांग कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे और भारत के लिए भी ये इकोनॉमिकली ज़्यादा बेनिफिशियल था कि वो ईस्ट पाकिस्तान में कोई एक्शन लेकर हो रहे पलायन को रोके, बजाय इसके कि आ रहे रिफ्यूजीज को लंबे टाइम तक अपने पास रखे। तभी 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी असेंबली में स्पीच के दौरान ईस्ट बंगाली लोगों की मदद करने की बात करती है और आगे चलकर 29 जुलाई 1971 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिकली ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों की मदद करने की बात कही जाती है और इसकी शुरुआत होती है इंडियन रॉ, आईबी और इंडियन आर्मी के एक जॉइंट ऑपरेशन से। दरअसल इस ऑपरेशन द्वारा सबसे पहले वेस्ट बंगाल में आवामी लीग पार्टी के कई ऑफिसेस खुलवाए जाते हैं और कुछ लीडर्स को इकट्ठा कर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की घोषणा करवा दी जाती है। इसके बाद आर.एन. काव और शंकरन नायर ने ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हजारों ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली वॉलंटियर्स के ट्रेनिंग के लिए कैंप लगवाना शुरू किया
और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया और इस तरह मुक्ति फौज का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया। इन ट्रेनिंग कैंप्स में हर महीने 2000 मुक्ति फौज को ट्रेनिंग दी जाती थी और ये तब तक चलनी थी जब तक ईस्ट पाकिस्तान में आए वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी सरेंडर ना कर दें। इन ट्रेनिंग्स के प्रोसेस को लीड कर रहे थे रॉ के ऑफिसर शंकरन नायर और इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने अपना नाम करण मेनन रखा था। इसके बाद रॉ और इंडियन आर्मी ने मुक्ति फौज के ट्रेंड फौजियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करवाना शुरू किया और उनके साथ इंडियन आर्मी के बंगालीज ऑफिसर्स और रॉ के बंगाली बोलने वाले एजेंट्स को भी ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करवाना शुरू किया। रॉ के हजारों एजेंट्स ईस्ट पाकिस्तान में कोकोनट सेलर, ग्रोसरी शॉप ऑनर जैसे कितने ही अलग अलग आइडेंटिटी को धारण करके ईस्ट पाकिस्तान के कोने कोने में फैल गए और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगे और इन इन्फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से रॉ को भी पास करने लगे। ये भारत के मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही कमाल था कि रॉ के कई एजेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के साथ वेस्ट पाकिस्तान में भी फैले हुए थे और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि वेस्ट पाकिस्तान का वॉर रूम भी इनकी पहुँच से बाहर नहीं था। 31 नवंबर 1971 को ऐसे ही एक रॉ एजेंट द्वारा नायर साहब को पता चलता है कि वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयरबेस पर हमला करने का ऑर्डर दिया जा चुका है और ये हमला 72 घंटों के अंदर होने की संभावना है और साथ में ही एक डेट 2 दिसंबर को भी इंडिकेट किया गया कि शायद हमला 2 दिसंबर को होने की पूरी संभावना है। इस खबर के मिलते ही तुरंत ही इंडिया के तीनों फोर्सेस को ये इन्फॉर्मेशन पास कर दिया जाता है और तीनों ही फोर्सेस हाई अलर्ट पर चली जाती हैं, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद वक्त आता है 2 दिसंबर का। सब इसी डेट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 2 दिसंबर आता है और चला भी जाता है पर पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक नहीं किया जाता, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ थोड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कब तक उन्हें हाई अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि 2 दिसंबर तो बीत चुका है। तब उन्हें समझाया जाता है कि 2 दिसंबर सिर्फ एक एस्टिमेटेड डेट था, 72 घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए वो 24 घंटे और हाई अलर्ट पर रह लें। उनका 24 घंटे और हाई अलर्ट पर रहना रंग लाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा 3 दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयरबेस पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन उनके इस हमले से भारत को कुछ खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पहले ही अपने सारे प्लेन्स को फॉरवर्ड पोजीशन से बैकवर्ड पोजीशन पर ले चुकी थी। पाकिस्तान ने अपने कुछ कमांडोज को हलवाड़ा पर भी लैंड करवाया, लेकिन रॉ के पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए उन सभी कमांडोज को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने ईस्ट और वेस्ट दोनों ही फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और उधर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति वाहिनी फौज ने भी वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी को चुन चुन कर मारा। इंडियन आर्मी के 9th माउंटेन डिवीजन पहले ही जैतूर और सिलहट में जीत हासिल कर चुके थे और अब सिर्फ और सिर्फ ढाका जीतना बाकी था, जिसके लिए इंडिया की तरफ से एक बहुत ही डेयरिंग डिसीजन लिया गया, जिसके तहत 50 इंडियन पैराट्रूपर्स को इनामी लैंड के अंदर लैंड करवाया जाता है। जिसके बाद ये सभी पैराट्रूपर्स मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूरे ढाका को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह इस युद्ध में भारत की जीत हुई। उधर ढाका में इंडियन सोल्जर्स का हीरो की तरह स्वागत किया गया। ये सोल्जर्स जहाँ जहाँ से भी गुजरते वहाँ ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों की भीड़ उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़ती थी। तो दोस्तों, ये तो थी 1971 के वॉर में भारत की जीत की कहानी। जिस तरह भारत की इस जीत में हमारे तीनों फोर्सेस का योगदान रहा था, उतना ही योगदान हमारे देश के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का भी रहा था, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर हमारे जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये रॉ चीफ RN काव और शंकरन नायर जैसे ऑफिसर्स के दिन रात के मेहनत और उनके द्वारा फैलाए गए मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही नतीजा था, जिससे न सिर्फ भारत ने दुश्मन के हर चाल को समय से पहले भांप लिया, बल्कि उनके हर चाल को विफल भी कर दिया। तो सैल्यूट है हमारे देश के ऐसे असली हीरोज को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी।